नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल के लेक्चर में हमने बात की थी परमाणुवीय त्रिज्याओं के संबंध में, और आज हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्याओं के संबंध में। आयनिक त्रिज्याएं जो हैं उसके संबंध में हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है कि एक आयन जो है वो आयन के नाभिक से लेकर उसके बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। और हमें पता है कि आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनायन एवं ऋणायन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले धनायन के संबंध में। एक धनायन के बनने में कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। चूंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, अतः यदि परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो वह अपनी नाभिक जो है उसमें अब कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर वही नाभिक जो है अब कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अतः इसमें आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जिससे परमाणु संकुचित होकर छोटा हो जाएगा। यही कारण है कि धनायनों का आकार उनके परमाणुवीय आकार की तुलना में सदैव छोटा होता है। जैसे एक परमाणु है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो उसमें जो परमाणु जब जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान थे। जब एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में है उनका नंबर वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। तो वही नाभिक जो है अब कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके कारण से क्या होगा, ये आकर्षण बल जो है वो बढ़ जाएगा और जो परमाणु है वो संकुचित हो जाएगा, जिससे कि उसका आकार जो है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसा हम धनायनों के अंदर देखते हैं कि धनायनों का जो आकार होता है उनका आकार जो मुख्य परमाणु है उसके आकार की तुलना में सदैव छोटा होता है। यहाँ पर हम उदाहरण की बात करते हैं। सोडियम धनायन के बनने को हम इस प्रकार से हम देखें, डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सोडियम परमाणु है, इस सोडियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, अर्थात इसमें के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 है और बाहर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। अब इसका जिसको हम परमाणु का आकार जो है वो कितना है, इसकी रेडियस कितनी है, 1.86 एंगस्ट्रॉम। अब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया तो हटाने के बाद में क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उसमें एक कमी हो जाती है। इसलिए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन का और जो परमाणु का आकार है जो कि अब आयन बन गया है वो छोटा हो जाता है। तो R+ जो है इसकी जो रेडियस है वो हम कितनी देख रहे हैं, 1.02 एंगस्ट्रॉम। यानी कि सोडियम परमाणु की जो त्रिज्या थी वो थी 1.86 एंगस्ट्रॉम और सोडियम धनायन की जो त्रिज्या है उसका मान हो गया 1.02 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हटाने से इसकी त्रिज्या में जो है कितनी कमी आती है। इसी प्रकार से हम ऋणायन के संबंध में देख सकते हैं। ऋणायन बनने में परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अतः अब उसी नाभिक को अधिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है। तो क्या होता है कि यहाँ हमने जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर से उसमें ऐड कर दिया, तो नाभिक के अंदर स्थित जो है जो प्रोटॉन्स हैं वो उतने ही हैं, तो वो पहले से अब एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। स्वाभाविक है कि आकर्षण बल कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अभ्र जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो फैलकर आयनिक आकार को बड़ा कर देगा। यही कारण है कि ऋणायन सदैव ही उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। उदाहरण स्वरूप क्लोराइड ऋणायन का बनना हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्लोरीन परमाणु है, उस क्लोरीन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, 17। यानी कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के अंदर 17 ही प्रोटॉन है। तो नाभिक के बाहर जो विभिन्न कक्ष हैं उसमें 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार वितरित हैं, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 7। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं, हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। तो देखिए इसकी त्रिज्या का मान कितना है, 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब जब हमने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन का हो जाता है वो किस प्रकार हो जाता है,
2, 8 और 8। तो यानी प्रोटॉन के अंदर नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या तो है वो 17 रहेगी और बाहर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो जाएंगे। तो अब जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिज्या जो है वो पहले से अधिक होगी, लगभग दुगनी होगी। R विल बी इक्वल टू 1.81 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋणायन का आकार जो है वो उसके परमाणु से बड़ा होता है और धनायन का जो आकार है या धनायन त्रिज्या की जो त्रिज्या है उसका मान जो है वो परमाणु से छोटा होता है। जिनको स्पीसीज को हम कहते हैं, जिन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज कहते हैं। तो इन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर अपन बात करें, जैसे पोटेशियम प्लस, आर्गन एंड Cl माइनस, इन सब के अंदर अगर अपन देखें तो पोटेशियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो 19 है, ऑर्गन का 18 है और क्लोरीन का 17 है। लेकिन इन तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो तीनों में बराबर होती है। इनके अंदर तीनों में 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इनकी त्रिज्या का जो रेशियो है वो इस प्रकार से रहता है। सबसे ज़्यादा त्रिज्या जो है वो क्लोराइड आयन की है और उसके बाद आर्गन की है और उसके बाद पोटेशियम की है, क्योंकि जिसके नाभिक में जो है वो सबसे कम प्रोटॉन है, वो जो है जिसकी नाभिक में सबसे कम प्रोटॉन है उसकी त्रिज्या सबसे अधिक होती है। ये एक सामान्य इसका नियम है। इसके बारे में और अपन आगे जब इसके जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर किस तरह से ट्रेंड मिलता है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, तो इसके संबंध में और अधिक आगे बात करेंगे। अब है आयनिक त्रिज्या को ज्ञात करने की विधियां, दैट इज मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग आयनिक रेडियाई। एक आयनिक यौगिक बनने में सबसे पहले विपरीत आवेशित आयन बनते हैं। दोनों जो अपने आयन्स हैं सबसे पहले उनका निर्माण होता है, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन दोनों बनते हैं। ये आयन विपरीत आवेशित होने के कारण एक दूसरे को स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करते हैं और परस्पर नजदीक आते जाते हैं। जब ये एक दूसरे के बहुत समीप आते हैं तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। एक निश्चित दूरी पर ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। यही दूरी जो है वो अंतरा नाभिक दूरी या अंतरायनिक दूरी या इंटरआयनिक डिस्टेंस जो है वो या आयनिक बंध की जो दूरी है वो कहलाती है। यह धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के योग के बराबर होती है, दैट इज D इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस। इसे हम एक्स किरण विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी जिसको हम कहते हैं कंपाउंड बनेगा तो एक कैटायन और एक एनायन जो है वो जो दोनों आयन हैं, विपरीत आयन हैं, वो एक दूसरे के पास आएंगे। उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे उनके बीच के फोर्सेस जो है वो एक्ट करने लगते हैं। नाभिक जो है एक आयन का नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है और उसके अपोजिट भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी के नाभिक को अट्रैक्ट करता है, लेकिन साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो इस प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है वो दोनों जिस स्थान पर बराबर हो जाते हैं उस स्थान पर जो है वो बंध इनके बीच में बन जाता है, जो कि अंतरायनिक दूरी कहलाता है। दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो अंतरायनिक दूरी कहलाता है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि उनकी धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। देखिए, इसको हमने यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा जो है आकार वाला धनायन है और बड़े आकार वाला ऋणायन है। इसकी त्रिज्या जो है वो R प्लस है और ऋणायन की त्रिज्या R माइनस है। और ऊपर हमने लिखा हुआ है आयनिक बंध की दूरी D इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस है। तो आयनिक बंध दूरी से आयनिक त्रिज्या ज्ञात करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि दोनों आयन बराबर आकार के नहीं होते हैं, जिससे कि आयनिक बंध की दूरी को आधा आधा करके आयनिक त्रिज्या का मान ज्ञात किया जाए। तो यहाँ पर दोनों
को आधा करके, यानी कि जो दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको आधा करके हम जो है आयनिक त्रिज्या को ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं जो हैं वो बराबर नहीं होती। साथ ही इस युग्म में यह भी नहीं बताया जा सकता कि कहाँ पर धनावेश की सीमा समाप्त हो रही है और कहाँ पर ऋणावेश की प्रारंभ हो रही है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन अभ्र आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो आयंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि इस स्थान पर ये कैटायन खत्म हो गया और दूसरे स्थान पर एनायन प्रारंभ हो गया। अतः आयनिक त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियां जो हैं वो काम में ली जाती हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। पहली विधि जो है, इस विधि में हम ऐसे यौगिक का चयन करते हैं जिसका धनायन ऋणायन की तुलना में अत्यंत ही छोटा होता है, यानी कि कैटायन जो है वो बहुत ही छोटा है। जैसे यहाँ पर हम लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम आयोडाइड लिया हमने। जो लिथियम जो है उसका आकार बहुत ही छोटा है आयोडाइड के कंपैरिजन में। जैसे लिथियम आयोडाइड में लिथियम आयन आयोडाइड आयन से इतना छोटा है कि अंतरायनिक दूरी वस्तुतः दो आयोडाइड आयनों के बीच की दूरी आती है। यानी कि हाँ, हम देख सकते हैं कि आकार इतना छोटा है लिथियम का, जो बीच में चारों के बीच में है, कि वो उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर, जिसको अपन कहते हैं इंटरआयनिक डिस्टेंस, जो है वो किसके बराबर है? वो वर्चुअली दो आयोडाइड्स जो हैं उनके बीच की दूरी के बराबर है। इस प्रकार प्राप्त आयोडाइड आयन की आयनिक त्रिज्या का मान यदि पोटेशियम आयोडाइड की अंतरा आयनिक दूरी से घटा देंगे तो पोटेशियम धनायन की आयनिक त्रिज्या का मान ज्ञात हो जाएगा। और हम इस त्रिज्या का मान यदि पोटेशियम क्लोराइड की अंतरा आयनिक दूरी में से घटा देंगे तो क्लोराइड आयन की आयनिक त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। और इस प्रकार हम एक दूसरे की सहायता से सभी प्रकार के आयनों की आयनिक त्रिज्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने लिथियम आयोडाइड के अंदर से हमने वहां पर दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर इंटरआयनिक डिस्टेंस निकाला, या उसकी जो है दूरी निकाली, आयनिक डिस्टेंस निकाला। वो जो डिस्टेंस था या जो बॉन्ड लेंथ जो थी, वो उसको हमने जब आधा किया तो वो आयोडाइड आयन की जो है क्या हुई? आयनिक त्रिज्या के रूप में ज्ञात हुई। तो उस आयोडाइड आयन की आयनिक त्रिज्या हमें पता लग गई, और लिथियम आयोडाइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमें मालूम थी। तो उसकी सहायता से हमने जो है पोटेशियम जो है, सॉरी मैं माफ करना, पोटेशियम की जगह हमको यहाँ पर लिथियम लिखना है, तो लिथियम जो है उसकी हमने वो ज्ञात कर ली। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए आयोडाइड जो है आयन की सबसे पहले हमने आयनिक त्रिज्या को ज्ञात किया, और उस आयोडाइड की त्रिज्या से फिर हमने पोटेशियम की त्रिज्या को ज्ञात किया, और फिर पोटेशियम उसकी सहायता से हमने और आने क्लोराइड आयन जो है उसकी त्रिज्या को इस प्रकार से ज्ञात की। फिर है नेक्स्ट विधि जो है वो है पॉलिंग की विधि। पॉलिंग के अनुसार एक संयोजी आयन की त्रिज्याएं उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, यानी कि जो इसकी यूनिवेलेंट जो आयन है उसकी जो रेडिया है, आयनिक रेडिया है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। और जेड इफेक्टिव जो है यहाँ उसको हम ZeF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। और C जो है वो एक स्थिरांक है। अब C का मान बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। यदि ऐसे यौगिक का चयन किया जाए जिसमें धनायन एवं ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि, तो इसके लिए C का मान जो है वो समान होगा। तो R+/R- वुड बी Z इफेक्टिव फॉर एनायन अपॉन Z इफेक्टिव फॉर कैटायन होगा। अब यहाँ Z इफेक्टिव एनायन के लिए हमने उसके स्थान पर मान रख दिया Z-S, और Z इफेक्टिव कैटायन की जगह मान रख दिया Z+S। यहाँ Z- और Z+ क्या है? ऋणायन एवं धनायन के परमाणु संख्याएं हैं, जबकि S एक नियतांक है जिसे हम आवरण स्थिरांक या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि हम सोडियम फ्लोराइड यौगिक लें तो दोनों आयनों का
नियॉन विन्यास बनता है, यानी कि दोनों के अंदर क्या होता है कि नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, और मतलब एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 10 है, और फ्लोराइड में आयन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है जो कि नियॉन में होती है। तो इसके लिए एस स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है उसका मान 4.5 होता है। तो रेडियस ऑफ सोडियम प्लस इज इक्वल टू 9 माइनस 4.5 अपॉन आर रेडियस ऑफ फ्लोराइड इज इक्वल टू 11.45, यानी कि इसको हमने आर प्लस अपॉन आर एफ माइनस इज इक्वल टू 9 माइनस 4.5 अपॉन 11 माइनस 4.5 रखा, तो ये हो गया 4.5 अपॉन 6.5, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब क्या करते हैं हम, एक्सरे डिफ्रैक्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अंतरा आयनिक दूरी जो है वो सोडियम फ्लोराइड की एक्सपेरिमेंटली ज्ञात करते हैं, जो कि मान इसका आता है 2.31 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 का उपयोग करते हुए हम दोनों सोडियम की और फ्लोरीन की आयनिक रेडियाई ज्ञात कर लेते हैं। तो सोडियम की आयनिक रेडियाई जो आती है वो 0.95 एंगस्ट्रॉम आती है, और फ्लोरीन की जो आयनिक रेडियाई आती है वो 1.36 एंगस्ट्रॉम आती है। इस प्रकार हम पोलिंग विधि से विभिन्न जो आयन हैं उनकी त्रिज्याएं जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आयनिक त्रिज्याओं को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब कल के हम लेक्चर में हमारे आयनिक त्रिज्याओं जो है त्रिज्या में किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में उससे किस तरह से केमिकल बिहेवियर जो रासायनिक व्यवहार है उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।